जब हम हिंदी कहानियों की बात करते हैं और उसके इतिहास पर जाते हैं तो कई कहानियाँ याद आती हैं। हिंदी कहानियों को एक नया स्वरूप देने में प्रेमचंद जी का हाथ रहा है और उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है हिंदी कहानियों के विकास के सिलसिले में। जब उन्होंने वो उर्दू से हिंदी में लिखना शुरू किया और जब वो धनपत राय से प्रेमचंद बने, उसके बाद उनकी कई कहानियाँ आई जिन्होंने हिंदी कथा साहित्य को या कहीं गद्य साहित्य को बहुत गहरे तक प्रभावित किया। उनकी कहानियों की एक विशेषता आप सब गौर करेंगे तो पाएंगे कि उनकी अधिकांश कहानियाँ चरित्र प्रधान कहानियाँ रही हैं और घटना प्रधान कहानियाँ, और ये दोनों चीज़ें इतनी स्पष्टता के साथ उभरती हैं कहानियों में कि पाठक के लिए संशय का कोई सवाल नहीं रह जाता और सारी कथा वस्तु उसके सामने एकदम स्पष्ट रूप से सामने आती है। उनकी एक कहानी है मंत्र कहानी उनकी अन्य कहानियों की तरह ही घटना प्रधान और चरित्र प्रधान कहानी है। कहानी का मुख्य चरित्र भगत करके एक बूढ़ा है और उतना ही महत्वपूर्ण चरित्र डॉक्टर चड्ढा है। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि डॉक्टर चड्ढा एक नपी तुली ज़िंदगी जीते हैं और एक नियम कायदे के तहत कि इतने समय ये और इतने समय ये, और उससे वो रत्ती भर समझौता नहीं करते। तो एक संध्या का समय था और एक बुढ़ा अपने बच्चे को लेकर उनके क्लिनिक जाता है और उनके क्लिनिक से उठने का समय हो जाता है। वो कल आने को बोल देते हैं। बूढ़ा बहुत दुहाई देता है, बहुत गुजारिश करता है कि मेरे 6 बच्चे पहले मर गए हैं, आप इसको देख लें एक बार, इस आत्मा शायद बच जाए करके। लेकिन वो बूढ़े की गुहार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता डॉक्टर चड्ढा के ऊपर और डॉक्टर चड्ढा कल आने की बात कह के चले जाते हैं। उसी रात को बूढ़े का वो बच्चा मर जाता है और इस तरह से कहानी में फिर एक लंबा अरसा गुजर जाता है। एक बहुत समय के बाद डॉक्टर चड्ढा के 2 बच्चे रहते हैं, एक लड़का एक लड़की। उनका एक लड़का रहता है कैलाशनाथ करके, उसका 20वां जन्मदिन मनाने की तैयारी चल रही होती है और उनके घर में बहुत चहल पहल रहती है। तो उसके मित्र भी आए रहते हैं और उसकी एक मित्र रहती है मृणालिनी करके। कैलाशनाथ को सांप पालने का शौक़ रखता है। मृणालिनी कहती है अपने सांपों का संग्रह दिखाओ। तो कैलाशनाथ मना करता है, रात के समय सांप भड़क जाते हैं भीड़ भाड़ देख के, तो मैं कल दिखा दूँगा। लेकिन मृणालिनी जिद करती है और उसके साथ उसके दोस्त भी जिद करते हैं, ताना मारते हैं, उलाहना देते हैं। तो उनके तानों और उलाहनों से तंग आके कैलाशनाथ सांप दिखाने लगता है, बीन बजाता है, नचाता है और सांपों को कभी गले में डाल लेता है, उसके साथ कई तरह के खेल करता है। अब तानों उलाहनों का सिलसिला यहाँ तक पहुँचता है कि दोस्त कहते हैं इसने सांपों का दांत तोड़ दिया है इसलिए इसको डर नहीं लगता। वो कहता है कि सांप के दांत तोड़ने का काम मदारियों के यहाँ होता है, मैं ऐसा नहीं करता। ये देखो एक काला सांप मेरे संग्रह में सबसे जहरीला सांप है, मैं इसका दांत दिखाता हूँ। और वो ये भी कहता है कि सांपों को अगर विश्वास हो जाए कि सामने वाला उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा तो वो भी नहीं काटते। और वो दांत दिखाने के लिए सांप की गर्दन को जोर से दबाता है। सांप भी हैरान हो जाता है कि इसने ऐसा व्यवहार तो पहले कभी नहीं किया, आज क्यों कर रहा है, और वो आत्मरक्षा के लिए तैयार हो जाता है। फिर जब वो दांत दिखा के वापस उसको पिटारी में डालने वाला होता है कि वो सांप उसको काट लेता है उसकी उंगली में। वो दौड़ के दूसरे कमरे में जाता है, खून टपकता रहता है, खबर होती है सबको। तो एक जड़ी को घिस के लगाता है, उसको जड़ी पर विश्वास होता है और लेकिन उसकी हालत बिगड़ने लगती है, आँख मूंदने लगती है, चेहरा पीला पड़ने लगता है, होंठ सूखने लगते हैं और वो फर्श पे बैठ जाता है। उसकी हालत देख के कई झाड़ फूँक करने वालों को बुलाया जाता है और वो झाड़ फूँक करते हैं, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जाती है। इधर डॉक्टर के बंगले से बहुत दूर एक झोपड़ी में एक बूढ़ा अपनी वृद्धा पत्नी के साथ रहता है। रात का समय रहता है, जाड़े की रात रहती है। उसको किसी ने उसका किवाड़ खटखटा के उसको उठाता है और बोलता है, भगत डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने काट लिया है, कई झाड़ फूँक करने वाले को बुलाया है, ना हो तो तुम भी चले जाओ, खूब पैसे मिलेंगे। तो बोलता है डॉक्टर चड्ढा वही डॉक्टर है ना जो वहाँ उसका घर है, एक बार उसने मेरे बच्चे को देखने से इनकार कर दिया था और मेरा बच्चा मर गया था, मैं क्यों जाऊँ उसके पास।
और उसके बाद वो जाने से इनकार करके फिर झोपड़ी में बैठ जाता है। लेकिन उसके मन में एक किस्म का सिकंदर द्वंद्व चलता रहता है कि जाऊँ ना जाऊँ। वो बूढ़ा असल में सांप का जहर उतारने में सिद्धार्थ था। अब इससे पहले कभी नहीं हुआ कि कभी उसने सुना कि किसी को सांप काटा हो और वो अपने घर बैठ गया हो। उसने जाड़े पानी की परवाह न करके, बरसात की परवाह न करके, खराब रास्ते की परवाह न करके, रात और दिन का परवाह न करके वो हर जगह जाता था और सांप का जहर उतारता था। तो आखिर उसका जो कर्तव्य था वो उसके मन पे हावी होता है और वो डॉक्टर चड्ढा के बंगले में जाता है। डॉक्टर चड्ढा बहुत निराशा से बताते हैं कि कितने भी झाड़ फूँक करने वाले आए, अब चले गए और अब वो बच्चा जो है वो कैलाशनाथ नहीं रहा। तो वो बोलता है कि चलिए एक बार मैं भी देख लेता हूँ। फिर वो अपने मंत्र सिद्धि से उस बच्चे को बचा लेता है। सुबह होते होते बच्चे को होश आ जाता है और बूढ़ा चला जाता है। सब लोग सोचते हैं कि वो बूढ़ा कौन था करके। फिर डॉक्टर चड्ढा बोलते हैं कि मैंने उसे रात को नहीं पहचाना था, लेकिन दिन के उजाले में देखा है। वो एक बार अपने बच्चे को लेकर मेरे पास आया था और मैंने उसके बच्चे को देखने से इनकार कर दिया था। और अब मैं जानता हूँ वो बूढ़ा मेरे से कुछ नहीं लेगा, लेकिन मैं एक बार उससे मिलकर माफ़ी मांगूंगा क्योंकि उसने ज़िंदगी भर के लिए एक आदर्श मेरे सामने खड़ा कर दिया है। कहानी का ये अंत है। अब इस कहानी से हम सोचें कि हम क्या सार है इस कहानी का, इस कहानी के चरित्रों के बारे में बात करें तो सबसे सशक्त चरित्र तो उस बूढ़े भगत का है जिसके बच्चे को डॉक्टर चड्ढा बचाने से इनकार करते हैं, लेकिन वो बूढ़ा इन बातों की परवाह न करके और अपने कर्तव्य को ध्यान में रख के वो बचाने जाता है और बचा भी लेता है। और इस तरह से वह एक उदात्त चरित्र के रूप में सामने आता है। वो ये भी अच्छा, इसमें जो दो चरित्र हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक डॉक्टर चड्ढा का चरित्र है। डॉक्टर चड्ढा एक नपी तुली ज़िंदगी जीने वाले हैं जो अपने अनुशासन और अपने नियमों से समझौता नहीं करते, और डॉक्टरी का पेशा जो अतिरिक्त संवेदना की मांग करता है अक्सर उसकी अवहेलना करते हैं और उस बूढ़े के बच्चे को देखने से इनकार कर देते हैं। बूढ़े को एक तसल्ली भी नहीं मिल पाती कि उसने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने देख लिया और उसका वो बच्चा मर जाता है। और आगे एक चरित्र कैलाशनाथ का है जो नए ज़माने का लड़का है, लेकिन सांप मारने जैसी पुरातन चीज़ों से अपना मनोरंजन करता है। अब इसमें जैसे कि ये चरित्र तो अपने कथोपकथन के साथ ही सामने आते हैं। अब घटना जो मुख्य है वो तो वही है कि उसके जन्मदिन की तैयारी चल रही है और सांप का खेल दिखाते दिखाते एक सांप काट लेता है। इस घटना से ही हम भगत के चरित्र को उभरता हुआ देखते हैं, डॉक्टर चड्ढा के चरित्र को देखते हैं। डॉक्टर चड्ढा को अंत में पछतावा होता है अपने व्यवहार पर, और बूढ़े का चरित्र बहुत सशक्त रूप में उभरता है, एक उदार और एक भला मानुष चरित्र जो किसी भी तरह के लालच से परे है। वो किसी चीज़ को पाने की प्रत्याशा में नहीं जाता डॉक्टर चड्ढा के पास, अपने सहज कर्तव्य को वशीभूत होकर वह जाता है और उस बच्चे को ठीक करके ही आता है। और उसके बाद उसको कोई क्रेडिट भी नहीं चाहिए, वो कोई मान सम्मान या रुपये पैसे की लालच से परे होके जैसा चुपचाप आया रहता है वैसे चुपचाप चला भी जाता है। तो प्रेमचंद एक बार फिर स्थापित करते हैं कि जो नागरिक शहरी जीवन जीते हैं और जो देहात का जीवन है, या एक तरह से कहें कि एक अमीरी का जीवन है और एक तरफ गरीबी का, दरिद्रता का जीवन है, लेकिन जहाँ अमीरी का जीवन जीने वाले कृपण हो जाते हैं व्यवहार से, वही जो वास्तव में अभाव से जूझ रहे हैं वो अपने व्यवहार में कहीं ज़्यादा उदार होते हैं, जैसे इस कहानी में डॉक्टर चड्ढा और बूढ़े भगत के चरित्र से स्पष्ट होता है। तो ये कहानी हम सबको एक सीख देती है, एक शिक्षा देती है कि उदारता और संवेदनशीलता सबसे बड़ा मूल्य है जिसको हमें हर हालत में बनाए रखना है।